ओके, तो अब सबसे पहले हमें ये पता करना है इस क्वेश्चन में कि जो रेजिस्टेंस न्यू सिलेंडर की वजह से उस सिलेंडर की आ रही है न्यू वैल्यू, वो कितनी है। ठीक है, क्योंकि पहले हमने जो रेजिस्टेंस फाइंड आउट की वो 2 ohms थी। ठीक है, तो 2 ohms के अकॉर्डिंगली जो इसकी वैल्यू थी वो एडजस्ट हो गई। ठीक है, अब जो इसकी वैल्यू होगी वो हमने पहले चेक करनी है कि वो कितनी होगी। ठीक है, आपने आंसर बता दिया 1200 सेकेंड्स। ठीक है, आंसर तो यही है इसका। मैं इसकी वर्किंग शो कर देता हूँ ताकि जो फर्स्ट टाइम कर रहा है उसे एक आइडिया हो जाए कि कैसे करना है। अच्छा, इस तरह के क्वेश्चंस में आपको फॉर्मूला तो पता है, ये रेजिस्टिविटी वाला ही यूज होना है ये। ठीक है, अच्छा इसमें अब एक चीज आप हमेशा याद रखा करो कि इस तरह के जब कंपैरिजन टाइप क्वेश्चन होंगे ना, तो उसमें क्लियरली लिखा हुआ है सेम मॉडलिंग क्ले। सेम मॉडलिंग क्ले का मतलब है ये क्वांटिटी सेम हो गई, रेजिस्टिविटी। ठीक है, तो आप स्टार्ट ऐसे करोगे, आप सबसे पहले ये कंसीडर कर लो कि दोनों की रेजिस्टिविटी सेम है। जब दोनों की रेजिस्टिविटी सेम है, तो अगर आप इस फॉर्मूला को रेजिस्टिविटी के लिए ड्राइव करते हो, जब आप इसको रेजिस्टिविटी के लिए ड्राइव करोगे, तो रेजिस्टिविटी के लिए फॉर्मूला जो है वो कुछ इस तरह से हो जाएगा। RA/L इज इक्वल्स टू रेजिस्टिविटी। अब ठीक है, अब आ रही है वॉइस, क्लियर है। Yes, sir. ओके, तो अब जब आप रेजिस्टिविटी के लिए फॉर्मूला लिखोगे तो रेजिस्टिविटी के लिए फॉर्मूला कुछ इस तरह से लिखा जाएगा। ठीक है, प्रैक्टिस करते रहेंगे तो डायरेक्ट भी याद हो जाएगा। तो अभी जैसे हमने यहाँ लिखा है RA/L, तो आप यहाँ भी लिखोगे R1A1/L1, यानी जो पहला सिलेंडर था। और अब जो न्यू सिलेंडर है R2A2/L2। अब इससे आपको इजी ये हो जाएगा कि जो L2 की वैल्यू थी वो 2 टाइम्स L1 है। ठीक है, तो इसकी जगह पर आप ये कह सकते हो कि लेंथ को 2 टाइम्स इंक्रीज किया है और एरिया को 2 टाइम्स डिक्रीज किया है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, आप इसकी वैल्यूज अगर सब्स्टिट्यूट करो तो आपको कैलकुलेशन से भी आंसर मिल जाएगा। ठीक है, मतलब कुछ लोग होते हैं कि वो माइंड में कर लेते हैं वर्किंग, लेकिन अगर किसी को मतलब डायरेक्ट अप्रोच हर किसी को नहीं समझ आती, सबकी कैलकुलेशंस अपनी होती है, तो आप मैनुअली इसको कर सकते हो स्टेप वाइज, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। ओके, आपके पास भी 1200 आ रहा है, ठीक है। अब R2 की जगह पे तो अभी हमें रेजिस्टेंस नहीं पता, वो हम फाइंड आउट कर रहे हैं। R1 की जगह हमें वैल्यू पता थी 2। ठीक है, तो उसे हम 2 ohms लिख देते हैं, ये वैल्यू हमें पता थी। अब A2 की जगह पर हमने लिखना है 1/2 A1 डिवाइडेड बाय L2 की जगह पर लिखना है हमने 2 टाइम्स L1। ठीक है, यहाँ पे कोई क्वांटिटी नहीं है, इसका मतलब है वहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, और जब आप वैल्यूज को शफल करोगे, ठीक है, तो वैल्यूज शफल होकर आपको कुछ इस तरह से मिलेंगी। ठीक है, तो ये नीचे वाली ब्रैकेट जो है वो फ्लिप होकर ऊपर आ जाएगी। तो अब आप देखो कि आपके पास कितनी कैंसिलेशंस हो रही हैं। देखो A1 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, L1 कैंसिल आउट हो जाएगा, और अब सिर्फ रह गया ये 2। अब ये 2 आके मल्टीप्लाई हो जाएगा दूसरे एंड पर, और ये 2 भी यहाँ पर भी है, तो ये 2 2 ज़ा 4, तो बेसिकली 4 यहाँ पर आकर मल्टीप्लाई हो रहा है 2 ohm से। 4 ohms? यस, Oh, 8 ohms. Sorry. तो बेसिकली Oh, इससे wait. आपको
एक चीज ये पता चली कि आपकी न्यू रेजिस्टेंस 4 टाइम्स इंक्रीज हुई है, ठीक है। और दूसरी बात ये पता चली कि एग्जैक्ट वैल्यू इसकी होगी 8 ओम्स, ठीक है। तो आप ये देखो कि इससे आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन होगा साइमल्टेनियस सिचुएशन का, तो आप उसमें साइमल्टेनियस इस तरह इक्वेशन सॉल्व कर लो, आराम से हो जाता है, ठीक है। कोई इसमें जरूरी नहीं है कि आप डायरेक्ट लॉजिक अप्लाई करो। अब जिसका माइंड में मतलब कैलकुलेशन थोड़ी सी अच्छी होती है तो वो इसको डायरेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन जिसको थोड़ा कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होता है तो वो आराम से ये स्टेप्स फॉलो करे, क्योंकि इसमें मिस्टेक के चांसेस नहीं होंगे, ठीक है। शॉर्टकट में मिस्टेक हो जाती है तो फिर पूरा क्वेश्चन खराब होगा, ठीक है। क्योंकि अगर वो गलत करोगे तो आंसर भी गलत आएगा, पूरे 4 मार्क्स चले जाएंगे। सिर्फ फॉर्मूला के वो आपको शायद 1 मार्क दे देंगे, अदरवाइज जो है वो आपका पूरा क्वेश्चन खराब हो जाएगा लास्ट में। तो 8 ओम्स आपके अब पास रेजिस्टेंस आ गई, ठीक है। अब पहले रेजिस्टेंस कितनी थी, 2 ओम्स थी। अब रेजिस्टेंस Ohms, कितनी है, 8 ओम्स है, ठीक है। four अब नेक्स्ट, times. हाँ 4 टाइम्स अब आपकी रेजिस्टेंस जो है वो इंक्रीज हो गई। तो जब आपके पास 4 टाइम्स रेजिस्टेंस इंक्रीज हो गई, ठीक है, तो अब आप इसको टाइम के साथ कैसे लिंक करोगे। अब करंट तो आपके पास सेम है, 1.5, करंट सेम फ्लो कर रहा है। और अब जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसमें भी वैल्यू चेंज हो जाएंगी, क्योंकि आप देखो पहले जिसके पास 4 ओम रेजिस्टर जो लगा हुआ था वो 6 वोल्ट ले रहा था, ठीक है। और जो सिलेंडर था वो 3 वोल्ट ले रहा था। अब जो न्यू सिलेंडर है उसकी रेजिस्टेंस रेजिस्टर से डबल हो गई, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अब उसको ज्यादा जो है वो वोल्टेज मिलेगा और इसका वोल्टेज कम हो जाएगा, ठीक है। तो मैं वो भी आपको यहाँ करके दिखा देता हूँ। आप अब न्यू रेजिस्टेंस के साथ जाओ, तो R2 की वैल्यू है 8 ओम्स, करंट आपको स्टिल 1.5 एम्पियर मिल रहा है। और अगर आप वोल्टेज की बात करो, 8 × 1.5, तो अब आप देखो आपको वैल्यू जो है वो 12 वोल्ट्स रिक्वायर्ड होगी, ठीक है। तो इसका मतलब है वोल्टेज भी अब पहले से आपके पास डिफरेंट हो गई। अब आपने फाइंड आउट करना था टाइम, ठीक है। अब I इज इक्वल्स टू Q/T करना है आपने। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज हुई है और जो करंट की वैल्यू होगी, अब उससे अगर हम कंपेयर करें तो करंट जो है वो कम हो जाएगा, ठीक है। और अगर उससे सेम करंट मिलेगा तो आप देखो वोल्टेज का रेशियो पहले से ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अब क्योंकि सिलेंडर में रेजिस्टेंस इंक्रीज हुई है तो जो करंट था वो आपके पास डिक्रीज की तरफ जाएगा, ठीक है। और अब आपने जो टाइम फाइंड आउट करना है, तो टाइम की वैल्यू कितनी होगी, Time 600. 600 तो हमारे पास प्रीवियस के लिए था। न्यू उसके लिए क्या टाइम की वैल्यू आएगी, उसके लिए आप कैलकुलेशन क्या Oh, करोगे। it was 900. 1200। Yes. अच्छा, यहाँ तक जो कंपैरिजन हमने किया उस कंपैरिजन में कोई क्वेश्चन हो, किसी का कोई कंफ्यूजन हो। No, no confusion. ठीक है, ठीक है। क्योंकि वो कॉम्बिनेशन का प्रॉब्लम था तो इसलिए अगर किसी को उसमें कंफ्यूजन होगी तो फिर वो कैलकुलेशन कुछ भी समझ नहीं आ रही होंगी। अच्छा, फाइनल बस आपने इसमें टाइम के लिए क्या करनी होगी, वर्किंग टाइम के लिए आप वर्किंग ये करोगे कि आपके पास फॉर्मूला है V इज इक्वल्स टू आई आर
और इसमें से अगर आप करंट की बात करो तो आई इज इक्वल्स टू वी ओवर आर। अच्छा, अब हमारे पास 8 ओम्स ये हो गया, ठीक है, और 4 ओम्स ये है। तो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट की चेंज हो गई, ठीक है। तो टोटल रेजिस्टेंस जो है वो 8 ओम्स प्लस 4 ओम्स हो गई, यानी 12 ओम्स। तो वोल्टेज आपके पास ईएमएफ 9 ही है, और रेजिस्टेंस आप 12 लोगे, तो जो करंट की वैल्यू आएगी वो 9 डिवाइड बाई 12 हो जाएगी, 0.75। इसका मतलब ये कि अब दोनों में जो करंट फ्लो करेगा वो 0.75 एम्पेयर फ्लो करेगा, ठीक है। और अब 0.75 के अकॉर्डिंगली आप जो कैलकुलेशंस करोगे, आई इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी। तो 900 चार्जेस हैं वही, लेकिन करंट की वैल्यू जो है वो डिक्रीज हो गई पहले से। तो 1200 आपके पास इसका टाइम आएगा, 1200 सेकेंड्स, ठीक है। तो ये आप इस तरह से इसे सॉल्व करोगे, ठीक है, क्योंकि 4 मार्क्स का है तो वर्किंग आपके पास इंपॉर्टेंट होती है शो करना। वरना आपको देखो, एक चीज, एक मार्क वो आपको देगा रेजिस्टेंस वाले फैक्टर के, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है लेंथ के, और एक जो है वो इन्वर्सली होते क्रॉस सेक्शनल एरिया के। दो फैक्टर्स तो ये हो गए, ठीक है। और एक आपको वो फाइनल आंसर कैलकुलेट करने के लेगा डेफिनेटली 1 मार्क। और दूसरा जो आपने ये रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाली है ना 4 टाइम्स, 1 मार्क आपको इसका मिलेगा, ठीक है। तो बेसिकली आपकी मार्किंग जो है वो कुछ इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होंगी कि आपको 1 मार्क जो है वो ये वैल्यू के लिए मिलेगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कितने टाइम्स बढ़ी या कम हुई है, 1 मार्क इसका। और 1 मार्क आपको बेसिकली इस रिलेशन के लिए मिलेगा कि आपको ये पता होना चाहिए लेंथ के डायरेक्टली है, एरिया के इनवर्सली है, ठीक है। फिर 1 मार्क जो है वो आपको ये फाइनल वर्किंग करने का मिलेगा, ये जो आपने आंसर निकाला है वो। और बाकी ये जो करंट से लेकर आप जो टाइम तक गए हो, 1 मार्क आपको ये वाली वर्किंग में मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो आपके पास वर्किंग इंपॉर्टेंट होती है। अदरवाइज फिर ये होता है कि आप आंसर तो सही करके आते हो, लेकिन फिर वर्किंग की वजह से आपके मार्क्स जो है वो डिडक्ट हो जाते हैं, ठीक है।